ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम साहू विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंस में बायोलॉजी पार्ट हम ले रहे हैं। और बायोलॉजी पार्ट में आज हम जो पढ़ेंगे वो है कोशिका झिल्ली। क्योंकि इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हमने कोशिका भित्ति पढ़ा, इससे पहले हमने कोशिका के प्रकार यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रकार पढ़े थे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर भी पढ़े थे, और स्टार्टिंग में कोशिका की खोज और उससे संबंधित तथ्य पढ़े थे। अब इन्हीं चीजों को हम आगे लेते हुए पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली जो है वो क्या होती है, तो इसको समझेंगे हम आज। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली को कोशिका का जैविक आवरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक आवरण। और कोशिका का जैविक आवरण क्यों कहा जाता है? कोशिका का जैविक आवरण इसलिए कहा जाता है कि ये जो आवरण होता है जीवित रूप में होता है। इससे पहले मृत आवरण, और मृत आवरण किसको कहते हैं? वो कहते हैं कोशिका भित्ति को। और ये किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली को। तो कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया गया है? ये कहते हैं इसको जैविक आवरण कहते हैं, या अंग्रेजी में अगर इसको जान लें तो ये कहलाती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैविक आवरण भी कहते हैं। तो जैविक आवरण के अलावा क्या है? जीवित झिल्ली भी कह सकते हैं इसको, जीवित झिल्ली भी कहते हैं। तो इन सभी कॉमन नेम्स को जानते हैं। तो कोशिका का जैविक आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली है। इसको क्या नाम दिया गया है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। और क्या कहते हैं? जैविक आवरण कहते हैं। इसमें आपसे एक पूछा जाता है कि ये जो कोशिका झिल्ली किसने? तो कोशिका झिल्ली शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्रेमर नागेली। कौन है? क्रेमर नागेली नामक वैज्ञानिक है। और क्रेमर नागेली नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? मेम्ब्रेन शब्द दिया। ठीक इसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, इसको क्या कहा गया? इसको कहते हैं प्लाज्मा लीमा। तो प्लाज्मा लीमा एक और नाम हो गया किसका? सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या हो गया? प्लाज्मा लीमा। और प्लाज्मा लीमा शब्द किसने दिया? प्लाज्मा लीमा शब्द देने वाले वैज्ञानिक का J.Q. प्लोव। क्या नाम है? J.Q. प्लोव। तो J.Q. प्लोव नामक वैज्ञानिक ने यह शब्द दिया है। इस प्लाज्मा लीमा को ही एक और नाम देते हैं, यानी इसका एक सामान्य नाम प्लाज्मा लीमा के अनुसार, यानी कि प्लाज्मा शब्द सेल की जगह आ जाए और मेम्ब्रेन ऐसे के ऐसे रह जाए, तो इसको एक और नाम बना दिया गया। क्या नाम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से कोशिका झिल्ली को किस किस नाम से जानते हैं? सबसे पहला तो ये सही करना आपको कि कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का जैविक आवरण भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, जीवित झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम है क्रेमर नागेली। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा लीमा। और प्लाज्मा लीमा शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन हुए? ये हो गए J.Q. प्लोव। ठीक है। और इसका एक और नाम निकल के आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारे तो इसके नाम हो गए, आप इसको नोट कर लें।
ठीक है, बढ़े आगे। अब देखते हैं आगे कि ये जो कोशिका झिल्ली है, इसमें अगला सवाल हमसे क्या पूछा जाता है। तो कोशिका झिल्ली में हमारा जो अगला सवाल है, यानी कि हमारे रीट में जो आता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती हैं, इसमें अगला सवाल पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली का संगठन। तो कोशिका झिल्ली आएगा, क्या ये कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, क्या ये कोई और पदार्थ जैसे की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो ये होती है किसकी, लिपो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपो प्रोटीन नामक पदार्थ की बनी होती है। यहां लिपोप्रोटीन से क्या तात्पर्य है, देखो ये लिपो का मतलब एक शब्द बन गया लिपिड, और लिपिड यानी वसा, और ये हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन तो एक अलग प्रकार का पदार्थ हो गया, लिपो मीन्स लिपिड। तो झिल्लियां जो हैं वो किसकी बनी होती हैं, वसा तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि झिल्ली में वसा की मात्रा कितनी है और कितनी होती है। तो प्रोटीन की मात्रा तो लगभग 60% पाई जाती है झिल्ली में, और वसा की मात्रा लगभग, यानी कि थोड़ा 19-20 कम ज्यादा हो सकती है, यानी 39 से 40%। तो कुछ जगह पर यह भी पूछा जाता है कि क्या झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो एक सामान्य क्वेश्चन में तो आप आंसर क्या करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की बात आए तो कार्बोहाइड्रेट इसमें नगण्य मात्रा में होता है, यानी कि ये नगण्य होता है, और नगण्य कितना 0.01%, जो यानी कि कुछ काउंटेबल नहीं है। इसलिए हम छोटी क्लासेज में तो कार्बोहाइड्रेट को अनुपस्थित भी कह सकते हैं कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लगभग कितना 39 से 40% वसा होती है, और लगभग 60% इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट नगण्य है और इसकी मात्रा जो है 0.01% होती है। अगर जब भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो किस रूप में होगा, जैसे ग्लाइको लिपिड के रूप में हो सकता है, या ग्लाइको प्रोटीन के रूप में होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जब भी होगा इन रूपों में पाया जाएगा। कौन सा, एक ग्लाइकोलिपिड के रूप में और एक ग्लाइको प्रोटीन के रूप में पाया जाएगा। तो ये तो हो गई संगठन की बात। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सामान्यतया कोशिका झिल्लियां बनी होती हैं। कोशिका झिल्लियां किसकी बनी होती हैं, तो कोशिका झिल्लियां किसकी बनी हैं, कोशिका झिल्ली लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें लिपिड यानी लिपोप्रोटीन मात्रा कितनी हुई इसकी, लगभग 39 से 40%, इसकी 60%। कार्बोहाइड्रेट इसमें नगण्य मात्रा में पाया जाता है। तो अगर होगा तो किस रूप में होगा, ग्लाइकोलिपिड के रूप में और ग्लाइको प्रोटीन के रूप में ये पाया जाएगा। ठीक है, अब बढ़े आगे हम। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो घटक है, यानी कि ये जो संगठन है, ये तो हो गया इसका। अब हम लेते हैं कोशिका झिल्ली की संरचना। आपने लिखा नहीं तो लिख लें बेटा, आपको साथ के साथ नोट भी करना है, हम आपको थोड़ा नोट करने का बीच में टाइम भी देंगे। और अगर जैसे आप नोट नहीं कर पाते हैं या रह जाता है, तो आपके पास जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप पॉज करके इसको आराम से तसल्ली से लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम कोशिका झिल्ली की संरचना।
तो कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार की होती है? तो आपको ध्यान हो तो कोशिका झिल्ली की संरचना को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल्स दिए हैं, और अलग अलग प्रकार के जो मॉडल्स हैं उनके वैज्ञानिक भी अलग अलग हैं, लेकिन ये मॉडल्स हमारे काम के नहीं हैं। हमारे इन मॉडल्स में से एक या दो मॉडल काम के हैं जिनमें से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, अगर अपर लेवल के एग्जाम होते हैं तो उनमें फिर सारे के सारे हम पढ़ते हैं। तो ये जो मॉडल है इसको थोड़ा सा वर्बली हम समझते हैं। सबसे पहला जो किया गया था वो था लिपिड लेयर मॉडल। कौन सा मॉडल? लिपिड लेयर मॉडल। तो लिपिड लेयर मॉडल देने वाले वैज्ञानिक ओवरटन नामक वैज्ञानिक। लिपिड लेयर मॉडल हमारे काम का नहीं है, इसका मीनिंग मैं आपको वर्बली बता देता हूं। इस मॉडल के अनुसार झिल्लियां लिपिड की बनी होती है, और ये क्या कहते हैं कि लिपिड में घुलनशील पदार्थ में से आवागमन कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो दिया गया मॉडल था। अब इसके बाद दूसरा मॉडल लेते हैं, वो कहलाता है सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल? सैंडविच मॉडल, या इसको पीएलपी मॉडल, या इसको ट्राई लेयर्ड मॉडल भी कहते हैं, त्रिस्तरीय मॉडल कहते हैं। तो ट्राई लेयर्ड मॉडल, पीएलपी मॉडल, ये जो मॉडल देने वाले वैज्ञानिक हैं वो कौन है? तो अगर इसका क्वेश्चन आता है तो कॉमन नेम की तरह आता है कि बताइए सैंडविच मॉडल किसने दिया, पीएलपी मॉडल किसने दिया, या ट्राई लेयर्ड मॉडल किसने दिया। इनके मीनिंग भी अभी हम समझेंगे कि इन मॉडल्स के नाम क्या है और क्यों रखे गए। तो पहले तो वैज्ञानिक का नाम जो इसको दिया है, देने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो देने वाले कौन है? डेवसन। कौन? डेवसन एंड डैनियली नामक वैज्ञानिक ने ये प्रारूप दिया है। ठीक है, अब ये प्रारूप का मीनिंग क्या है? ये कहते हैं कि झिल्ली में 3 प्रकार की परतें होती हैं, और ये 3 प्रकार की परतें कौन कौन सी? बाहर की तरफ भी एक प्रोटीन परत होती है और अंदर की तरफ भी एक प्रोटीन परत होती है। जैसे बाहर की तरफ ये हो गई एक प्रोटीन लेयर, ठीक है, तो दूसरी ये अंदर की तरफ भी एक प्रोटीन लेयर हो गई। तो ये कहते हैं बीच में जो भरा हुआ पदार्थ होता है ये होता है लिपिड। ये कैसा होता है? लिपिड। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की परतें होती हैं, इसलिए 3 परतों के कारण इसको कहा गया ट्राई लेयर्ड मॉडल। क्या कहा गया? ट्राई लेयर्ड मॉडल, त्रिस्तरीय प्रारूप। ठीक है, 3 परतें किस किस की हैं? बाहर वाली भी प्रोटीन की, अंदर वाली भी प्रोटीन की, और बीच वाली लिपिड की। तो P4 प्रोटीन, L4 लिपिड और P4 प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेयर मॉडल। तो इसलिए कहा गया PLP मॉडल। सैंडविच, और सैंडविच तो सभी जानते हैं, सैंडविच की क्या स्थिति होती है? सैंडविच में 2 स्लाइस ऊपर और नीचे, और बीच में जो भी मसाला आप खाना पसंद करते हैं, जैसे आप चाहें तो पनीर का हो, आलू का हो, वो भर दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही इसमें कि ये 2 परत हो गई सैंडविच में स्लाइस की तरह, और बीच में ये मसाला हो गया। तो इसका प्रारूप कैसा हो गया? सैंडविच जैसा, इसलिए इसको कहा जाता है सैंडविच मॉडल। तो ये प्रारूप है किसका दिया गया। ठीक है बेटा, तो इस प्रारूप को आप चाहें तो नोट कर लें। आपके क्वेश्चन बनने लायक बिंदु केवल एक ही है कि सैंडविच मॉडल देने वाले वैज्ञानिक कौन है और सैंडविच का मीनिंग। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार का प्रारूप। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रारूप है वो समझते हैं। अगला प्रारूप जो है वो कौन सा है? अगले प्रारूप का नाम है इकाई कला मॉडल। क्या नाम है? इकाई कला मॉडल, या कहते हैं इकाई कला मॉडल को क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन
मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इकाई कला प्रारूप, इकाई कला प्रारूप कहेंगे। तो इकाई कला प्रारूप क्या है? इकाई कला प्रारूप में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? पहला क्वेश्चन तो आता है देने वाले का नाम। देने वाला कौन है? इकाई कला प्रारूप, देने वाले का नाम। तो देने वाले का नाम जानने से पहले एक चीज और बता दें कि ये जो प्रारूप है वो किस पर आधारित है? ये प्रारूप जो है सैंडविच मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? सैंडविच मॉडल पर आधारित है। तो सैंडविच मॉडल को ही आधार बनाकर इसने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर समझाया है। तो देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्टसन। क्या नाम है? रॉबर्टसन। याद करेंगे इसको। इकाई कला प्रारूप देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बोलो जोर से। रॉबर्टसन। यानी कि अपने मन में बोलेंगे पर जोर से बोलेंगे, यानी कि मन का जो उद्देश्य वो बाहर वाले भी सुन लें। जैसे जब कोई साधु सन्यासी जो है कोई पूजा करते हैं या जो सन्यास ले लेते हैं तो वो अपना करते तो ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण क्या करते हैं? वो मन में करते हैं, लेकिन वो पूरे उसमें वातावरण में फैल जाता है। ठीक वैसे ही आपको लर्न करना है। कौन? रॉबर्टसन। ठीक है। तो रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने इकाई कला मॉडल दिया है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपका इससे, इकाई कला, इकाई कला का अर्थ का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ पूछा जाता है। तो इकाई कला शब्द क्यों लिया गया है? इकाई कला शब्द इसलिए लिया गया है कि इकाई कला से क्या तात्पर्य है? इकाई कला का मतलब है कि कोशिका में पाए जाने वाली सभी झिल्लियां एक समान संरचना वाली होती है। चाहे वो कोशिका झिल्ली हो, चाहे वो केंद्रक झिल्ली हो, चाहे वो किसी कोशिकांग की झिल्ली हो, कुल मिला के सारी की सारी झिल्लियां जो हैं वो कैसी होगी? एक समान संरचना वाली होती है। इसलिए क्या कहा गया है? इसको कहा गया है इकाई कला। क्या कहा गया है? इकाई कला प्रारूप कहा गया है। अब देखो ये प्रारूप जो है इसके आधार पर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, झिल्ली की मोटाई। क्या पूछा जाता है? झिल्ली की मोटाई। तो आंसर क्या निकलेगा? आंसर है 75 एंगस्ट्रोम। कितना? 75 एंगस्ट्रोम। झिल्ली की मोटाई कितनी निकल के आई? 75 एंगस्ट्रोम। पर ये झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रोम कैसे है? देखो डायग्राम से समझेंगे। इकाई कला मॉडल में भी कहा गया है कि इसमें भी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दो प्रोटीन परतें होती हैं। क्या होती हैं? ये दो प्रोटीन परतें होती है। बाहर की तरफ भी ये प्रोटीन परत है, बाहर की तरफ भी प्रोटीन परत है जिसकी मोटाई लगभग 20 एंगस्ट्रोम है, और अंदर की तरफ भी ये प्रोटीन लेयर है और इसकी मोटाई भी लगभग 20 एंगस्ट्रोम है। अंदर जो बीच में है ये है फॉस्फोलिपिड की दो परतें, ये इधर भी और इधर भी, ये हैं फॉस्फोलिपिड की परतें। ये फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड का ही एक प्रकार है। ये है द्विपरत, और इन दोनों परतों की मोटाई लगभग कितनी है? 35 एंगस्ट्रोम। कितनी है? 35 एंगस्ट्रोम। तो देखो टोटल कितना हो गया? जोड़ लो इसको, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 75 एंगस्ट्रोम। तो इकाई कला मॉडल के अनुसार झिल्लियां किसकी बनी होती हैं? हमने संगठन में क्या कहा था? लिपोप्रोटीन की। तो लिपिड भी है और प्रोटीन भी है, और झिल्लियां इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। मोटाई कितनी हो गई? 75 एंगस्ट्रोम। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमें थोड़ा सा घुमा दें, झिल्ली कौन सी झिल्ली की पूछ रहे हैं?
कोशिका झिल्ली की पूछ रहे हैं, तब तो आंसर यही है। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। अगर कोशिका झिल्ली नहीं पूछे और दूसरी पूछ ले, यानी कि कोशिकांग, कौन सी? कोशिकांग झिल्ली की मोटाई पूछ ले। कोशिकांग झिल्ली की मोटाई तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कम होती है, तो कितनी हो जाएगी? 60 से 75 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ केंद्रक झिल्ली की मोटाई कितनी? देखो मोटाई में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, मोटी पतली हो सकती है, लेकिन झिल्लियां, सभी झिल्लियां एक समान संरचना वाली होती है, ऐसी की ऐसी संरचना सब में मिलेगी, बस फर्क क्या होगा? मोटी हो जाएगी। तो कोई केंद्रक झिल्ली में क्या है? प्रोटीन स्थूलन ज्यादा, इसलिए इसकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी हो जाएगी? 80 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। तो कोशिका झिल्ली की मोटाई तो हो गई 75 एंगस्ट्रॉम। केंद्रक झिल्ली की मोटाई हो गई कितनी? 75 से 80 एंगस्ट्रॉम। कोशिकांग झिल्ली की मोटाई कितनी? 60 से 75 एंगस्ट्रॉम। इकाई कला जो प्रारूप है वो देने वाला वैज्ञानिक कौन? मैं वापस से इसको रिवाइज करता हूं, जब तक आप इसको लिख भी सकते हैं, और मैं आपको इसको रिवाइज कर देता हूं कि कोशिका झिल्ली का इकाई कला मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने। इकाई कला का क्या तात्पर्य है? कि कोशिका में पाए जाने वाली सभी प्रकार की झिल्लियां एक ही समान संरचना वाली होती हैं। ठीक है, फिर आगे पूछा जाए कि बताओ कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी? तो 75 एंगस्ट्रॉम। संरचना कैसी? तो देखो ये बाहर और अंदर की तरफ प्रोटीन की परत है, और मध्य में है फॉस्फोलिपिड की परत है। तो फॉस्फोलिपिड दो परतों के रूप में होती हैं। प्रोटीन की दोनों की परतों की मोटाई कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम, और इसकी मोटाई कितनी? 35 एंगस्ट्रॉम। ठीक इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन देखें। कोशिकांग झिल्ली की मोटाई 60 से 75 एंगस्ट्रॉम, केंद्रक झिल्ली की मोटाई 75 से 80 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें देखी गई है। तो ये तो हो गई इकाई कला प्रारूप, इकाई कला मॉडल। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो प्रारूप हम ले रहे हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये भी है कि मान्य भी वही है। यानी कि अगला जो प्रारूप है उसी के आधार पर हमारे आंसर निकलेंगे, और उस प्रारूप के आधार पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए कोशिका झिल्ली का अगला जो प्रारूप है वो है तरल मोजेक मॉडल। तरल मोजेक प्रारूप, ठीक है। तो तरल मोजेक मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तरल मोजेक मॉडल का मीनिंग क्या है? तरल मोजेक मॉडल का मीनिंग क्या है? इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? देने वाले वैज्ञानिक का नाम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो देखो देने वाले वैज्ञानिक दो हैं, एक का नाम है सिंगर और दूसरे का नाम है निकोलसन। कौन सा? एक का नाम है सिंगर तो दूसरे का नाम क्या है? निकोलसन। ठीक है, तो तरल मोजेक मॉडल, तरल मोजेक प्रारूप देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या निकल कर आया? सिंगर एवं निकोलसन। ठीक है, तो सिंगर एंड निकोलसन ने जो प्रारूप दिया है इसकी संरचना कैसी है? इस प्रारूप के अनुसार झिल्ली किसकी बनी होती है? जो हमने संगठन में बात कही थी वो इसी प्रारूप के अनुसार है। तो इसके अनुसार झिल्लियां किसकी बनी होती हैं? झिल्लियां लिपो प्रोटीन की बनी होती है। तो फिर सवाल यह आता है कि ये किस रूप में पाई जाती है? देखो
लिपोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये लिपिड जो है एक तरल के रूप में होता है। ये लिपिड जो होते हैं ये तरल के रूप में होते हैं और इनके बीच बीच में प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन के अणु कैसे होंगे? ये लिपिड के मध्य में भी होंगे और लिपिड की सतह पर भी होंगे। अगर हम इसकी परिकल्पना करें तो कैसे करेंगे? जैसे पानी भरा हुआ तालाब में और पानी से भरे हुए तालाब में हम बर्फ की सिल्लियां डाल दें तो ये बर्फ की सिल्लियां कैसे हमें दिखेगी? वो जो तरल रूपी है वो तो हो गया पानी और ये जो प्रोटीन रूपी वो बर्फ की सिल्लियां। तो कुछ बर्फ की सिल्लियां तो पानी की सतह पर हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से तैरती मिलेगी और कुछ बर्फ की सिल्लियां यूं सीधी खड़ी हो जाएगी। तो ये बर्फ की सिल्लियां सतह पर यूं भी मिलेगी और ये सीधी भी मिलेगी। तो पानी में एक प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा बर्फ की सिल्लियों के कारण, चमकीला प्रकाश मिलेगा इस प्रोटीन के कारण। तो ये एक प्रकार का मोज़ेक प्रस्तुत करता है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो हो गई प्रोटीन। और ये क्या होंगे? ये हो गए फॉस्फोलिपिड। तो झिल्ली में प्रोटीन पाए जाते हैं, झिल्ली में फॉस्फोलिपिड भी पाए जाते हैं। तो अब ध्यान दो, प्रोटीन भी दो प्रकार के हैं। एक वो जो कोशिका झिल्ली के अंदर धसे हुए रहते हैं, यानी फॉस्फोलिपिड अणुओं के बीच में धसा हुआ ये तो कहलाएगा समाकलित प्रोटीन कहलाता है, या को आंतरिक प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये जो समाकलित प्रोटीन है ये आसानी से पृथक नहीं हो सकता क्योंकि ये लिपिड के बीच में धसा हुआ है, लिपिड की झिल्लियों के अंदर धसा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये कहलाएगा समाकलित या आंतरिक प्रोटीन। दूसरा जो है ये सतह पर है, ये अंदर की सतह पर भी हो सकता है और या ये बाहर की सतह पर भी हो सकता है। तो ये जो प्रोटीन कहलाता है ये कहलाता है सतही प्रोटीन। क्या कहलाता है? सतही प्रोटीन, या कहते हैं बाह्य प्रोटीन। क्या कहते हैं? बाह्य प्रोटीन। तो ये बाह्य प्रोटीन जो है इसको आसानी से पृथक कर सकते हैं, इसको आसानी से पृथक कर सकते हैं और इसको आसानी से पृथक नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए प्रोटीन के बारे में। ये दोनों प्रकार के प्रोटीन मिलकर टोटल प्रतिशत कितना हो गया? 60%। अब बात आती है इस लिपिड की। तो ये जो है ये है लिपिड, ठीक है। ये लिपिड किस रूप में है? ये है फॉस्फोलिपिड के रूप में। और जो फॉस्फोलिपिड का ये जो एक अणु है इसके होते हैं दो भाग। एक तो होता है इसमें ये जल स्नेही शीर्ष और एक होता है इसमें जल विरागी पूंछ। क्या होता है? जल विरागी पूंछ। तो जल स्नेही शीर्ष तो दोनों तरफ होते हैं और जल विरागी बीच के अंदर होते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस मॉडल, इस प्रारूप से प्राप्त होती है। ये जो लिपिड है इसकी मात्रा कितनी है? अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था 39 से 40%। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट नगण्य हैं, अगर होंगे तो कहां होंगे? अगर वो इस प्रोटीन अणु से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्लाइको प्रोटीन। अगर है तो ये क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। और अगर मान लो ये लिपिड अणु से जुड़ा है तो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलिपिड। ये दो रूपों में पाया जाता है, पर ये आपको जरूरत नहीं है इसकी पढ़ने की, आपके पास तो मोटा मोटा ये चाहिए। तो मोटा मोटा ये क्या है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनो भाई ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो देखो, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाला सबसे अच्छा प्रारूप है पहला क्वेश्चन,
कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाला सबसे अच्छा प्रारूप है, मॉडल है। क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ा, तरल मोजेक मॉडल भी पढ़ा है, इकाई कला मॉडल भी पढ़ा है, अपन ने जो सैंडविच मॉडल पढ़ा है, लिपिड लेयर मॉडल पढ़ा है। अब आप 4 ऑप्शन हो गए आपके पास, इन 4 ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा, तो आएगा आंसर तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, सबसे अच्छा प्रारूप कौन सा, तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तरल मोजेक मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम, ये एक क्वेश्चन और बहुत आने वाला यानी इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। तो तरल मोजेक मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तरल मोजेक मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम है, सिंगर एंड निकोलसन। आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन आता है, इस झिल्ली के अनुसार झिल्लियां कैसी हैं, किसकी बनी हैं। इस के अनुसार झिल्लियां लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, लिपोप्रोटीन की। स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। ठीक है, लिपोप्रोटीन का मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। इस प्रारूप के अनुसार संरचना कैसी है, इस संरचना का तरीका अगर हम देखें तो जैसे तालाब, पानी से भरा कोई पात्र है, यूं समझ लो आप। बड़े पात्र में बड़ी जगह पर आप बड़े, जैसे छोटा पात्र है तो बर्फ के टुकड़े डाल दो, बड़ा पात्र है तो बर्फ की सिल्लियां डाल दो। तो बर्फ की सिल्लियां कुछ तो पानी की सतह पर तैरती नजर आएगी, कुछ अंदर घुस जाएगी। तो ये जो बर्फ रूपी संरचना है ये तो हो गई प्रोटीन, और ये तरल रूपी जो भाग है यानी पानी जैसा भाग है ये हो गया लिपिड। इस लिपिड में प्रोटीन के अणु ऊपर भी सतह पर भी होती है, अंदर बाहर सतह पर, और इसके अंदर भी धसे हुए होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। अब देखेंगे कि इसमें प्रोटीन कौन कौन से, प्रोटीन 2 प्रकार के हो गए। एक प्रकार हो गया सतही प्रोटीन और एक प्रकार क्या हो गया, समाकलित प्रोटीन। दोनों प्रकार के प्रोटीन की कुल मात्रा लगभग 60% है। सतही प्रोटीन अंदर या बाहर की सतह पर होगा और यह आसानी से पृथक किया जा सकता है। समाकलित प्रोटीन फॉस्फोलिपिड अणुओं के अंदर धसा हुआ रहेगा, तो ये क्या होगा, ये समाकलित प्रोटीन कहलाएगा और इसे हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते। जो लिपिड वाला भाग है वो किसका बना है, फॉस्फोलिपिड का। और फॉस्फोलिपिड की 2 परत होती है, क्या है, द्विव परत के रूप में होते हैं। और इस फॉस्फोलिपिड के अणु की संरचना देखें तो इसमें एक शीर्ष भाग होता है, वो कहलाता जल स्नेही शीर्ष, दूसरा कहलाता जल विरागी पूंछ। तो जल स्नेही का मतलब है जल को आकर्षित करने वाला, जल के साथ बंधुता रखने वाला, तो जल स्नेही कहलाता है। ठीक है, तो जल स्नेही क्या है, ये है। अब दूसरा ये कहलाता जल विरागी, जो जल को दूर करता है, वो क्या करता है, जल को दूर, ये कहलाता जल विरागी। तो ऐसी संरचना इसकी होती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, कोई थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है आगे आपको, और आप लिखो तो इसकी पूरी रामायण लिखने में आ जाएगी। क्यों, आप इसको क्या करेंगे, झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इसमें लिपिड होते हैं, ये सारी चीजें अपन एक एक करके लाइन टू लाइन लिखते जा सकते हैं। तो इसका जो है आप इसको नोट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, हमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हर चीज को हमें निकालना पड़ेगा, थ्योरी में क्या है ये सब छुपे रह जाते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हमने इस कोशिका झिल्ली की संरचना को समझा। तो ये तो हो गई कोशिका झिल्ली की संरचना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो इसी कोशिका झिल्ली का जो टॉपिक है वो क्या है, कोशिका झिल्ली का अगला जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली के प्रकार। तो कोशिका झिल्ली के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कोशिका झिल्ली को किस आधार पर बांटा गया है, तो हेडिंग आप लिखेंगे कोशिका झिल्ली के प्रकार। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली हम पढ़ रहे हैं, तो कोशिका झिल्ली के प्रकार, कोशिका झिल्ली के प्रकार। तो ध्यान दें,
प्रकार किस आधार पर बनाए? प्रकार बनाए गए हैं पारगम्यता के आधार पर। किस आधार पर? पारगम्यता के आधार पर। पारगम्यता का मतलब परमिएबिलिटी। पारगम्यता का मतलब क्या है? परमिएबिलिटी। और पारगम्यता का मतलब क्या है? पारगम्यता का मतलब है आवागमन। में से निकल सकते हैं और कौन कौन नहीं निकलते। क्रॉस करने वाले पदार्थ हैं, झिल्ली में से आवागमन करने की जो प्रक्रिया है उसको पारगम्यता कहते हैं। इस पारगम्यता के आधार पर सामान्य जो झिल्लियां होती है वो कैसी होती है? सामान्य कोशिका झिल्ली, सामान्य कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। तो अर्धपारगम्य को तो हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले यानी कि ये झिल्ली के प्रकार क्या क्या हैं वो जान लें। पहला एक प्रकार कहलाता है पारगम्य झिल्ली। पहला प्रकार क्या है? पारगम्य झिल्ली, परमिएबल। दूसरा हो गया अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। और तीसरा प्रकार हो गया अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य का मतलब हो गया परमिएबल का मीनिंग। तो पहले तो पारगम्य का मतलब है कि ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय तथा विलायक सभी प्रकार के पदार्थों का गमन हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार के पदार्थ के लिए रुकावट नहीं बनेगी, वो चाहे वो तरल पदार्थ यानी विलायक हो या कोई विलेय पदार्थ हो। तो ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलायक का गमन भी हो जाए और ऐसी झिल्लियां जिसमें से विलेय पदार्थों का गमन भी हो जाए, किसी भी प्रकार के पदार्थ को वो रोके नहीं, तो वो कहलाएगी पारगम्य झिल्ली। तो ऐसी झिल्ली कौन सी है? इस झिल्ली का उदाहरण क्या है? ऐसी झिल्ली का उदाहरण है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है ऐसी झिल्लियां हैं जिनमें से सभी प्रकार के पदार्थों का आवागमन हो सकता है। तो पारगम्य झिल्ली का क्या उदाहरण हुआ? कोशिका भित्ति। क्योंकि भित्ति जो है वो भी एक प्रकार की झिल्ली है, पर वो मृत झिल्ली है, इसलिए वो किसी भी पदार्थ के लिए रोकथाम नहीं कर सकती है, सबको आने देने देती है। दूसरी करते हैं अपारगम्य झिल्ली की। अपारगम्य को कहते हैं इम्परमिएबल। क्या कहते हैं? इम्परमिएबल का मीनिंग क्या है ये समझो पहले। अपारगम्य का मतलब है कि ऐसी झिल्लियां जिनमें से किसी भी प्रकार के पदार्थ का आवागमन नहीं हो सकता। ऐसी झिल्लियां जिनमें से किसी भी प्रकार के पदार्थ का आवागमन नहीं हो सकता, तो उसको कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। ना विलेय पदार्थों का आवागमन होगा, ना विलेय पदार्थों का होगा, विलायक का होगा। तो ऐसी झिल्ली के उदाहरण क्या हैं? इसकी झिल्ली का उदाहरण है कोर्क कोशिका। कोर्क कोशिका भित्ति ये अपारगम्य हो जाती है। और अपारगम्य किसके कारण? इस पर सुबेरीन पदार्थ के कारण अपारगम्य हो जाती है। किसके कारण? सुबेरीन पदार्थों के कारण, ठीक है। तो दो प्रकार हो गए। अब तीसरे प्रकार की झिल्ली जिसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली का मीनिंग क्या है? कि वह झिल्लियां जिनमें विलायक और कुछ चयनित पदार्थों का आवागमन हो सकता है। ऐसी झिल्लियां जिनसे विलायक तथा कुछ चयनित पदार्थों का आवागमन हो सकता है, अन्य पदार्थों का आवागमन नहीं होता है।
यानी कि कुछ पदार्थों का आवागमन हो जाए और कुछ का नहीं हो, वो कहलाती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। और इन्हें कहते हैं सेमी परमिएबल। क्या कहेंगे? सेमी परमिएबल कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है सामान्य कोशिका झिल्ली। क्या है? सामान्य कोशिका झिल्ली। तो ये हो गया भाई कोशिका झिल्ली के प्रकार। इन तीनों प्रकार को आप लिख लें और इनके मीनिंग आप समझ लें और इनके उदाहरण भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट करें। आपका जो वीडियो है उसको रोक कर आप नोट कर सकते हैं, साथ के साथ भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपके पास व्यवस्था है। और वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे तो आपको सुनने से ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं कोशिका झिल्ली का अगला बिंदु। और अगला बिंदु क्या है? वो है कोशिका कार्य। यानी कि कोशिका झिल्ली के क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखो, कोशिका झिल्ली का सबसे पहला और मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का पहला कार्य है कोशिका का आवरण बनाना। पहला कार्य क्या है? क्योंकि कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो कोशिका का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। कोशिका झिल्ली अगर नहीं होगी तो कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं पाया जाएगा। देखो, तो कार्य में पहला कार्य क्या लेते हैं? कोशिका का आवरण बनाना। कोशिका का आवरण बनाना। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य क्या है? तो कोशिका के आवरण यानी चारों तरफ बाउंड्री, इसके बिना तो कोशिका का अस्तित्व ही नहीं होगा। दूसरा कार्य है आवागमन को नियंत्रित करना। आवागमन को नियंत्रित करना। तो आवागमन को कैसे नियंत्रित करेंगे? कि ये जो कोशिका झिल्ली है, जैसे मान लो ये कोशिका है, इसमें ये कोई पदार्थ अंदर आ रहा है, इस पदार्थ के अंदर आने की क्रिया को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी कोशिका अंतर्ग्रहण, इस क्रिया को कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब है कोशिका के अंदर पदार्थों का प्रवेश। तो पदार्थों का जो प्रवेश है वो कैसा है? अगर कोई पदार्थ जो है, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ कैसा है? अगर ये तरल है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस। किसको? तरल पदार्थ के अंदर प्रवेश करने की क्रिया को। और अगर ये पदार्थ कैसा है? पदार्थ कैसा है? ठोस। ठोस पदार्थ अगर कोशिका में प्रवेश कर रहा तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फेगोसाइटोसिस। तो ये दो प्रकार की क्रिया हो गई। एंडोसाइटोसिस के दो प्रकार हो गए। एक हो गया साइटोसिस यानी तरल का अंदर प्रवेश, पिनोसाइटोसिस यानी पीना, पीने का मतलब तरल, और फेगोसाइटोसिस मींस खाना, खाने का मतलब ठोस। तो ठोस पदार्थ को खाया जाता है। ठीक है, तो आवागमन की क्रिया यानी आगमन और निगमन। आगमन यानी अंदर प्रवेश, निगमन यानी बाहर निकास। तो आगमन की क्रिया हो गई। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? इसको कहते हैं आगमन क्रिया। अब जब इसमें पदार्थों का पाचन हो जाएगा और ये पदार्थ हो जाएगा अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ, और इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस यानी कोशिका बहिर्गमन।
यानी निगमन क्रिया। ये क्या है? निगमन क्रिया है। तो ये कहलाएगा कोशिका बहिर्गमन। तो पदार्थ का अंदर आना और पदार्थ को बाहर भेजना, ये कंट्रोल कहलाता आवागमन की क्रिया को नियंत्रित करना। तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, दो क्रिया हो गई। एक क्रिया एंडोसाइटोसिस, तो इसकी उल्टे क्रिया हो गई एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के दो काम, पिनोसाइटोसिस और एक फेगोसाइटोसिस। तो इस प्रकार से झिल्लियां जो हैं पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती हैं। एक तीसरा जो कार्य होता है वो भी हम जान लें कि ये आयनिक पदार्थ आयनिक अभिगमन क्रिया को भी नियंत्रित करती है, को भी नियंत्रित करती है। तो आयनिक पदार्थों के अभिगमन को भी नियंत्रित करना है। और इसके अलावा जैसे तंत्रिका की झिल्लियां हैं, तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान भी करती हैं। तो चौथा कार्य क्या हुआ? सूचना का आदान प्रदान करना। तो ये चार प्रमुख कार्य हो गए भाई। देखो वापस से चेक कर लो। कोशिका का आवरण बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आवागमन। और ये जो शब्द हैं, ये इनके अर्थ आपको जानना जरूरी है, इनके अर्थ जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन देने वाले हैं। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब कोशिका के अंदर पदार्थ का प्रवेश करना। पदार्थ तरल है तो पिनोसाइटोसिस, पदार्थ ठोस है तो फेगोसाइटोसिस, और पदार्थों का बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस। क्वेश्चन अभी यहां नहीं आएंगे, रीट स्तर पर ये इनके क्वेश्चन नहीं आते हैं। रीट के लिए दूसरा कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, लर्न करना है, ठीक है? तो ये एक हमारा टॉपिक हो गया कोशिका झिल्ली का, ठीक है? ठीक इसी तरीके से एक एक टॉपिक हम कोशिका के आगे उठाएंगे। कोशिका झिल्ली के बाद अब हम आगे इसका जीव द्रव्य लेंगे, जीव द्रव्य के बाद फिर कोशिकांग लेंगे। इस तरीके से एक एक करके सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। और अब आप लोग तैयार हो जाओ। अब आपकी क्लासेस बराबर रेगुलर जो है चलेगी। एक दो दिन में हम इसको लाइव भी आपके क्लास के शेड्यूल सेट कर देंगे और लाइव क्लासेस का टाइम टेबल आपको बता देंगे। तो उस समय पर आप चाहो तो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ऐप के जरिए आप कमेंट करके भी आप उससे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है? धन्यवाद।